देखिए, आप सबका शुक्रिया कि आप शॉर्ट नोट्स में आज यहाँ आए। जैसा आपको पता है कि आज मोदी जी के जो मोदी 3.0 जो है आज उसका 100 दिन मुकम्मल हुआ। उसी विषय पे आपसे बात करने के लिए और चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो है अभी नेशनल स्पोक्स पर्सन शाहजिया इल्मी जी है और एक्सट्रीम लेफ्ट में जो है हमारे बीजेपी के लाल चौक के कैंडिडेट और हमारे सीनियर लीडर इंजन एजाज हुसैन जो है। मैं शाहजिया जी को बताना चाहता हूँ कि आप मीडिया से बात रखिए अपनी। वैसे एक्सट्रीम लेफ्ट इनकी आइडियोलॉजी नहीं है लेकिन मुझे बड़ा फक्र है, हमारे साथ लाल चौक के कैंडिडेट हैं और इतना जरूरी और अहम दिन, प्रधानमंत्री जी की सालगिरह भी है, आप सब जानते हैं। और आज के दिन 100 दिन क्या कुछ किया है हमारे प्रधानमंत्री जी ने और क्या कुछ है आगे के लिए। तो ये ट्रेलर जो उसके जिक्र में करूंगी, सिर्फ 100 दिन में क्या कुछ कर पाए हैं हमारे प्रधानमंत्री, जो तीसरी बार लगातार देश के पीएम के तौर पर, प्रधान सेवक के तौर पर हैं। उन्होंने लंबी चौड़ी फेहरिस्त हम सबको भी दी है, क्योंकि अब से लेकर 2 अक्टूबर तक सेवा के तौर पर हम लोग काम करेंगे। प्रधानमंत्री जी का यही एक उम्मीद है और यही एक गिफ्ट है जो हम उनको दे सकते हैं। तो खिदमत खल के लिए हम लोगों को काम करने के लिए कहा गया है। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, देश भर में ये बात और ये पैगाम देना चाहती हूँ कि किस तरह से सिर्फ 100 दिन में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने क्या कुछ किया। सबसे पहले मैं बात करूंगी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, और 3 लाख करोड़ से ज्यादा प्रोजेक्ट्स का 100 दिन में अप्रूवल दिया गया है। इसमें फिर से, जैसा कि आप लोग जहां पे भी आपका तजुर्बा आपका है, आपको इस बात का एहसास है, रोड्स, रेलवेज और एयरवेज पे पूरी तरह से ध्यान है। मधावन मेगापोर्ट महाराष्ट्र में, चाहे वो हो और चाहे उसके अलावा रूरल रोड स्कीम्स हो। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर में आप जानते हैं बहुत सारी चीजें की गई हैं, लेकिन इसी दौर में आप सोचिए 100 दिन में, मतलब ये ऐसे उपलब्धियां हैं और अकम्पलिशमेंट्स हैं कि 70 साल तक लोग नहीं कर पाए हैं। और सोचिए 100 दिन का हाल है। तो ये ट्रेलर है। आप सोचिए कि चाहे वो शिंकुला टनल हो या 8 न्यू रेलवे लाइन प्रोजेक्ट्स हो, जिसके तहत 4.4 करोड़ मैन डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट अभी से उसका अप्रूवल हो गया है और शुरुआत भी हो गई है। लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया गया है और अप्रूवल उसका दिया गया है वाराणसी में। इसके अलावा बागडोगरा वेस्ट बंगाल में आप देखिए, और न्यू स्ट्रिप्स आप देखिए जो अगाटी और मिनीकॉय में है। ये बात आप सब लोग जानते हैं कि आजादी के बाद से पहले 70 सालों में जितने भी एयरपोर्ट्स बने थे, ठीक उतने ही एयरपोर्ट्स पिछले 10 साल में बने हैं। तो इस तरह का काम है और मतलब मुझे लगता है ऐसा कभी हमने देखा नहीं। और एक फक्र की बात है कि हमारे देश में इस तरफ काम हो रहा है कि हम इंडिया अब वर्ल्ड की 5 इकोनॉमीज में से हैं और पहले 3 में आने वाले हैं। और हम ये भी चाहते हैं कि कश्मीर का ऐसा डेवलपमेंट हो कि कश्मीर भी बाकायदा, जम्मू एंड कश्मीर जो है बाकायदा फर्स्ट 3-4 इकोनॉमीज की स्टेट इकोनॉमीज में उसका नाम दर्ज हो। इसके अलावा जो किसान सम्मान योजना है उसको रिलीज किया गया है, उसका 70वां इंस्टॉलमेंट, और 20 करोड़ रुपए उसमें डिस्ट्रीब्यूट करे गए हैं 9.3 करोड़ किसानों को। ये सिर्फ मैं 100 दिन की आपके बारे में आपको बता रही हूँ। मिनिमम सपोर्ट प्राइस आपसे लगातार लोग पूछते हैं और लगातार ये सवाल पूछे जाते हैं। खरीफ क्रॉप्स का 2024 से 25 का इंक्रीज किया गया है और उससे फार्मर्स को इतना लाभ मिला है कि 2 लाख करोड़ का उनका अधिक फायदा हुआ है। इसके अलावा जो मिडिल क्लासेस हैं, और मेरे ख्याल से बहुत से लोग हम लोग रिलेट करेंगे इससे, कि नो टैक्स टू ऑन इनकम अप टू 7 लाख, क्योंकि अब ये सारे कानून यहाँ पे भी लागू हो रहे हैं पहली बार। तो मुझे लगता है इसके असरात आप सब पर भी होंगे। नो टैक्स ऑन इनकम अप टू 7 लाख, सैलरीड इंडिविजुअल्स कैन सेव अप टू 17,500 रुपीज इन टैक्सेस। तो जो लोग बाकायदा जो सैलरी क्लास है उनको इतने पैसों की बचत वो कर सकते हैं। इसके अलावा जो इनकम टैक्स के रूल्स हैं बड़े आसान किए गए हैं, क्लियर किए गए हैं ताकि लोग उसका फायदा उठाएं। इसके अलावा यूनिफाइड पेंशन स्कीम्स, प्रधानमंत्री योजना के तहत 3 करोड़ और नए घरों को अप्रूवल मिला है। 1 करोड़ घर अर्बन स्कीम में, 2 करोड़ घर जो है कंस्ट्रक्शन में, जो रूरल एरियाज में होंगे। अब कश्मीर के लिए खास एलोकेशन क्या है, इसका तफसील से जो इसका होगा उसके बारे में प्रधानमंत्री जी आपको परसों आ रहे हैं, आपको बताएंगे रूबरू होकर।
इसके अलावा फाइनेंशियल रिलीफ के तौर पर आप देखिए, चाहे हमारे स्टार्टअप्स हो, इनोवेशन हो हमारा, या 31% जो एंजल टैक्स था, जिसके वजह से स्टार्टअप्स की शुरुआत में और शुरुआत करने में तकलीफ होती थी, आप देखिए किस तरह से उसको बढ़ाया गया है, मतलब हटाया गया है, माफ कीजिएगा। इसके अलावा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मेरे ख्याल से आप में कई लोगों ने इसको देखा भी होगा और एहसास इसका आप लोगों को होगा कि नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट, मुद्रा लोन लिमिट, जिसका फायदा सबको मिल रहा है और खासतौर से यहाँ के बाशिंदों को भी, वो आप देखिएगा 10 लाख से 20 लाख रुपए जो था वो अब बढ़ा दिया गया है। अब इसमें कितना एलोकेशन कश्मीर का होगा, ये सवालात आप पूछ सकते हैं और हक से पूछ सकते हैं। 2 लाख करोड़ पीएम पैकेज अनाउंस किया गया है जो एम्प्लॉयमेंट को इम्प्रूव करने के लिए। और जब ये लगातार सवालात पूछे जा रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट और बेरोजगारी को लेकर क्या कुछ हो रहा है, तो मैं बता दूं कि इन 100 दिनों में ही ऐसे फैसले लिए गए हैं कि 41 मिलियन यूथ को अगले 4-5 सालों में प्राइवेट सेक्टर के जरिए और स्कीम्स के जरिए उनको एम्प्लॉयमेंट दिया जाए। जहां तक यूथ की बात है तो एम्प्लॉय जो 1 लाख रुपए जिनको मिल रहे हैं उनको बेनिफिट मिलेगा गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन टू EPFO। और विमेन एम्पावरमेंट के बारे में 90 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, लखपति दीदी स्कीम है, 2500 कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड है। इसके अलावा ये बहुत जरूरी बात है और मुझे लगता है जम्मू एंड कश्मीर में इसका बहुत ही जबरदस्त असर है कि एम्पावरमेंट ऑफ ओबीसीज, दलित्स, माइनॉरिटीज एंड ट्राइब्स। अब मैंने कल कांग्रेस का यहाँ का मैनिफेस्टो देखा, काफी डर गए हैं, अब तक मैनिफेस्टो रिलीज नहीं कर रहे थे। उनको इस बात की घबराहट थी एजाज साहब की दुनिया भर में तो आरक्षण की परस्ती की बात कर रहे हैं, जुमा 2 दिन हुआ उनको आरक्षण की बात करने लगे। उनके चाहे वालिद साहब हों, उनकी चाहे दादी साहिबा हों या फिर परदादा जवाहरलाल नेहरू हो, उन्होंने हमेशा रिजर्वेशन के खिलाफ क्या कुछ नहीं कहा। यहाँ तक कि राजीव गांधी ने मंडल कमीशन के रिकमेंडेशंस को 10 साल और मुलतवी किया, जिसके वजह से आरक्षण और रुका। अब यहाँ पे जब सवालात पूछे जा रहे थे एनसी कांग्रेस के गठबंधन में, तो बहुत सी बातें हैं, पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात हो, LOC ट्रेड हो कि नहीं, एक संविधान एक निशान के तहत सब कुछ हो कि नहीं। लेकिन एक बहुत जरूरी सवाल था कि जो आरक्षण अब मुमकिन है हमारे वाल्मीकि समाज को, बकरवाल समाज को, उनको, और जो हमारे शरणार्थी साथी हैं पश्चिम पाकिस्तान से, उनके लिए क्या कुछ किया जाएगा। अब आप सोचिए कि अब उसके बारे में कल घबराकर मैंने देखा तो उसमें जिक्र था बड़े हल्के से कोने में कि जो ओबीसी इसको देकर अब रिजर्वेशन हमारी सरकार दे रही है उसमें कोई रद्दो बदल नहीं होगा, वो इसके हिसाब से होगा, यानी बाकी सब चीजें एनसी के मैनिफेस्टो के हिसाब से होंगी, एब्रोगेशन वगैरह जो वो चाहते हैं। लेकिन इसमें थोड़े वो घबराए क्योंकि जाहिर है पोल खुल जाती। इसके अलावा जो जो काम हुए हैं 100 साल में उसका मैं आपको जिक्र करूंगी और उसकी डिटेल्स भी दूंगी। माफ कीजिएगा, जो जो काम 100 दिन में हुए हैं उसके बारे में आप और तफसील से बताएंगे। एक्सेसिबल हेल्थ केयर सर्विसेज, इसमें आप देखिए, इसमें अब पहली बार आयुष्मान भारत योजना में फ्री इंश्योरेंस था जो 5 लाख का जो प्रोवाइडेड था। अब इसमें अब ऑलरेडी 4.5 करोड़ फैमिलीज और 6 करोड़ एल्डरली सिटीजन उसमें आ गए हैं जो सीनियर सिटीजन हैं। 75,000 न्यू मेडिकल सीट्स इसमें ऐड की गई हैं। और सिर्फ कश्मीर में मैं आपको बता दूं 1000 नई मेडिकल सीट्स हमारे इस मैनिफेस्टो में सिर्फ कश्मीर के लिए है। हम जानते हैं कि कितने होनहार नौजवान हैं यहाँ के और मेडिकल में जाने का उनको, और कितने शानदार डॉक्टर रहे हैं, तो उनके लिए 1000 एक्स्ट्रा मेडिकल सीट्स यहाँ के मेडिकल कॉलेजेस में। उसमें बहुत सारी और बातें हैं, लॉ ऑर्डर है, गवर्नेंस लॉ एंड ऑर्डर है, एनर्जी सिक्योरिटी है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स उसके बारे में बताया। फॉरेन पॉलिसी, अब देखिए हमने लगातार देखा है क्या हमारे देश की फॉरेन पॉलिसी रही है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है वो युद्ध में नहीं बुद्ध को मानते हैं। आप देखिए अगर यूक्रेन भी बात करता है, रशिया भी बात करता है, तो अगर कोई मध्यस्थता या मीडिएशन कर सकता है और बाकायदा ऐलान करके कहते हैं ऑफिशियली, तो उसमें हमेशा इंडिया और मोदी जी का नाम रहता है। आपने देखा एक बहुत जबरदस्त जो कॉन्फ्लिक्ट भी चल रही है उसमें भी किस तरह से बहुत बैलेंस करके प्रधानमंत्री जी ने काम किया और कैसे रिलीफ लगातार भेजा भी है। जो मददगार लोग हैं, जरूरतमंद लोग हैं, जिनको जो जरूरतमंद लोग हैं। इसके अलावा आप देखिएगा ये तो हमारी फॉरेन पॉलिसी है। और फॉरेन पॉलिसी जहां तक हमारी है इसमें किसी भी तरह से, जिस तरह से दहशतगर्दी का खात्मा हमने देखा है,
बाकायदा ये 70% कमी उसमें आई है। किसी भी तरह से उसको ना इनकरेज होने देंगे और ना ही कभी भारत के खिलाफ जो सेंटिमेंट को बढ़ने देंगे, और अलगाववादी ताकतों का के लिए कोई जगह या कोई भी गुंजाइश कहीं नहीं है, खास तौर से यहाँ की सरजमीन में, क्योंकि लोग माजी के अंधकार को भूलकर एक बेहतर खुशगवार मुस्तकबिल की तरफ बढ़ना चाहते हैं। तो ये सब बातें रहीं। आप लोग एजाज भाई से बात कीजिएगा और ये देखिए सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर के बारे में, इस पूरे तरीके से जम्मू एंड कश्मीर के लिए क्या कुछ है। हमारा मैनिफेस्टो आपके पास है, लेकिन लोग लगातार कहते हैं, एजाज भाई ये सवाल आपसे भी पूछते होंगे कि हम लोग ने लोकसभा नहीं लड़ा, लेकिन ये कोई नहीं कहता कि हमने पंचायत के चुनाव कराए, डीडीसी के चुनाव हुए हैं। और आप देखिए कि जो 19.16% 2019 में जो कश्मीर वैली ने देखा था परसेंटेज, वो बढ़कर 50.86% 2024 में हुआ है। तो ये है जमहूरियत की ताकत, और ये है प्रधानमंत्री मोदी जी का जो तसव्वुर है और क्या जो सोच है कश्मीर वासियों के लिए, यहाँ के बाशिंदों के लिए, यहाँ के गरीबों के लिए, ये उसका मैनिफेस्टेशन। इसके अलावा जो वायलेंस डिक्रीज हुआ है उसके बारे में आप तफसील से बताएंगे एजाज भाई, जो हम लोग फख्र के साथ कहते हैं हमारे लाल चौक पे। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ अपनी बहन शाज़िया अलमी जी का, साजिद यूसुफ साहब का, सबा बहन का, और आप सब मीडिया भाइयों का जो यहाँ उपस्थित हुए, सबको मेरी तरफ से धन्यवाद। सबसे पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस है, मैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, और यहाँ लालचौक कॉन्स्टिट्यूंसी में वो आ रहे हैं 19 तारीख को, उसके लिए भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी का। जिस तरीके से मेरी बहन बता रही थी कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश भर में क्या कुछ किया, उसी संघर्ष में जम्मू कश्मीर में क्या कुछ हुआ, मैं उसको लेके थोड़ा विस्तार के साथ आपके बीच में बात रखूंगा। सबसे पहले जैसे मेरी बहन बता रही थी कि लोग सवाल करते हैं कि भाई लोकसभा इलेक्शंस में आप नहीं आए, लेकिन कोई ये नहीं सवाल करता कि भाई डीडीसी इलेक्शंस भी हुए, पंचायत के चुनाव भी हुए। उस टाइम जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज थी उन्होंने अपनी प्रॉक्सीज खड़ा करके, लेकिन खुद वो कंटेस्ट नहीं किए, उन पे कोई सवालात नहीं कर रहे। अगर वोटर टर्नओवर की हम लोग बात करेंगे, जो पिछले 35 सालों में वोटर परसेंटेज जो अभी बढ़ा है 58.4%, मैं मानता हूं ये कुल मिला के अगर 35 साल की आप लोग बात करेंगे, 35 साल में इतनी वोटिंग परसेंटेज नहीं हुई जितनी इस इलेक्शन में हुई। ये मुझे लगता है डेमोक्रेसी की जीत है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी की जीत है, और ये उनके विश्वास की जीत है। लोगों ने उनके ऊपर विश्वास रखा, क्योंकि पहले क्या होता था, 8% 9% पोलिंग होती थी, क्योंकि डेमोक्रेटिक सेटअप पे कोई विश्वास करने के लिए खड़ा नहीं होता था। आज अगर 55% से ज्यादा वोटिंग होती है, तो मैं ये समझता हूँ ये माननीय प्रधानमंत्री जी की जो विश्वास दिलाया उन्होंने डेमोक्रेसी को बढ़ाने के लिए, ये उसकी जीत है। उसके बाद जो वायलेंस है, आपको पता है 2019 से पहले कितनी वायलेंस होती थी, कितने पत्थरबाजी होती थे, कितने पेल्टिंग्स होते थे, कितने हमारी बहनों को पैलेट्स लगते थे, हमारे जवानों को पैलेट्स लगते थे। मैं मानता हूँ ये हमारे लिए फख्र और गर्व का विषय है कि जब से भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे कमान संभाली, जब से यहाँ एलजी एडमिनिस्ट्रेशन आई, मैं मानता हूँ तब से वायलेंस जीरो हो गया। आज कोई गरीब का बच्चा नहीं मरता है, आज कोई सड़क पे पत्थरबाजी नहीं करता है। आपने देखा जब पत्थरबाजी होती थी, जो हमारे स्ट्रीट वेंडर्स थे वो भी उसमें इन्फ्लुएंस होते थे, उनका भी रोजगार नहीं चलता था। जो हमारे टूरिस्ट थे वो भी यहाँ आने से गुरेज करते थे, और जो हमारे ट्रांसपोर्टर्स